दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के अंदर हम अपभ्रंश काव्य, देश काव्य और फुटकल रचनाएं इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। अपभ्रंश काव्य पहले जैसे गाहा कहने से या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, उसी तरह दूहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। अगला पॉइंट, अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने ध्यान में रखें। आगे देखते हैं हम। संवत 1990 में देवसेन, ये देवसेन जो है ये जैन साहित्यकार है, तो देवसेन ने जो है एक जैन ग्रंथ लिखा। ठीक है, उन्होंने जो है श्रवकाचार नाम से एक पुस्तक दोहों में बनाई। ठीक, ध्यान देने बात यह है कि ये जो पुस्तक है वह किसमें है, दोहों में बनाई है। श्रवकाचार किसने, देवसेन ने बनाई संवत 1990 में। इन्हीं देवसेन ने ध्रुव स्वभाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ दोहों में बनाया। ये भी ग्रंथ जो है दोहों में बनाया। ठीक, और आदि, जो अगला पॉइंट हमारा वो है आदि पुराण और उत्तर पुराण। ये चौपाई में लिखा है किसने, पुष्पदंत ने। और ये भी जो है पुष्पदंत जो है ये हमारे जैन साहित्यकार है। आदि पुराण और उत्तर पुराण इनके द्वारा लिखी गई है। फिर आगे हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म जो है वो विकृत हुआ तो उसमें क्या हुआ, वो अपनी शाखाओं में टूटा, 2 शाखाओं में टूटा। उसमें से एक शाखा थी व्रजजैन, ठीक है, जो कि संप्रदाय के रूप में फैला। इसी व्रजजैन शाखा के तांत्रिकों को सिद्ध कहलाती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म जो है जब उसमें विकृतियाँ आई तो वो अपने 2 शाखाओं में टूटा था। तो उनमें से एक जो है वह जो व्रजजैन शाखा के जो तांत्रिक जो थे वह सिद्ध कहलाए थे। इन्हीं में जो है 84 सिद्ध भी हुए। लोग इन तांत्रिकों को शक्ति, अलौकिक शक्ति से संपन्न मानते थे। और राजशेखर, ये एक ग्रंथ है लिखा है राजशेखर ने, कपूर मंजरी, ये ग्रंथ का नाम है कपूर मंजरी। इसके अंदर उन्होंने भैरवानंद नामक एक ऐसे ही सिद्ध का समावेश किया है। और ये सिद्ध जो थे इनके अड्डे क्या थे, तो ये बिहार के नालंदा और विक्रमशील नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय के थे अपने को गोरखनाथ का बताया, मतलब गोरखनाथ के शिष्य बताया। ठीक है, और संत ज्ञानदेव ने इसकी परंपरा बताई। वह परंपरा कुछ इस प्रकार है। पहले आदिनाथ आते हैं, फिर मछेंद्रनाथ आते हैं, फिर गोरखनाथ आते हैं, फिर ज्ञानानाथ आते हैं, फिर निवृत्तिनाथ आते हैं, फिर ज्ञानेश्वर आते हैं। मछेंद्रनाथ जो है वह जलंधर के शिष्य थे। ठीक, इसमें ये पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि मछेंद्रनाथ जो है वह जलंधर के शिष्य थे। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है उसी प्रकार नाथों की संख्या भी 9 है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना है आपको, और ये आसान है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सिद्धों की संख्या 9 होती है और जो सिद्धों की संख्या 84 होती है, नाथों की संख्या 9 होती है। ठीक, नाथों ने अपने को विस्तार देने के लिए अपनी भाषा का तो प्रयोग किया, साथ ही हिंदी खड़ी बोली राजस्थानी का भी प्रयोग किया, जिसे सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि सिद्धों की कौन सी भाषा है, तो उनकी जो भाषा है वह संधा भाषा है। ठीक, आगे देखते हैं। हेमचंद्र जो है ये हमारे जैन साहित्यकार थे। इन्होंने
गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमालपाल के यहाँ इनका नाम था। ठीक है, इनका बहुत मान था उनके यहाँ। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ हेमचंद शब्दानुशासन, ये पूछा भी जाता है परीक्षा में कि हेमचंद शब्दानुशासन किसकी पुस्तक है, तो ये हेमचंद्र की है। ठीक, इसमें संस्कृत और अभ्रंश प्राकृत तीनों को मिला के लिखा गया है, समावेश किया गया है तीनों का। और हेमचंद ने ही जो है कुमालपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी लिखा। इस काव्य में भी हमें अभ्रंश की झलक मिल जाती है। आगे देखेंगे हम सोमप्रभा सूरी। तो सोमप्रभा सूरी ये भी जैन पंडित थे। इन्होंने कुमालपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में, यानी चंपू काव्य जिसे कहते हैं, वह बनाया संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमालपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। इसमें भी कहीं कहीं हमें अभ्रंश के दोहे मिल जाते हैं। ठीक, ये हमारा अभ्रंश काव्य चल रहा है। ठीक, आगे देखेंगे हम जैनाचार्य हमारे मेरुतुंग। ठीक, मेरुतुंग जो है, इन्होंने जो है प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत काव्य ओज के ढंग से बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संकलित किए हैं। ओज मतलब जो कि लड़ाई में जो हमारा ओज गुण होता है ना, उस तरह वैसा ग्रंथ बनाया। ठीक है, इन्होंने आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में भ्रंश पद भी उद्धृत किए हैं। ठीक, फिर हमारे आते हैं सावनाधर। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो बहुत प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सावनाधर पद्धति के नाम से एक सुशोभित संग्रह भी बनाया और अपना परिचय भी दिया। ठीक, आगे देखते हैं हम राघव देव। महाराज हामिद देव के प्रधान सभासदों में से एक थे। राघव देव के 3 पुत्र थे, भोपाल, दामोदर और देवदास। दामोदर के 3 पुत्र हुए, उनमें से सावनाधर जो है वह एक है। लक्ष्मीधर और कृष्ण भी ये दामोदर के पुत्र थे। तो ये इनकी कुछ वंश परंपराएं जो है सावनाधर की, ये यहाँ हमने जानी। आगे देखेंगे हम कि अभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति, जो विद्यापति है, उन्होंने भी जो है कुछ रचनाएं लिखी है, छोटे छोटे ग्रंथ लिखे हैं, वो देश भाषा में लिखे हैं, हमारे अभ्रंश में भी लिखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम देश भाषा काव्य। और देश भाषा के काव्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि वीर गाथा को हम दोनों रूप में पाते हैं, मुक्तक के रूप में और प्रबंध के रूप में भी। ठीक, ये वीर गाथाएं 2 रूप में मिलती है, वीर गीत के रूप में और प्रबंध काव्य के यानी साहित्यिक रूप में। ठीक, साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह रूप है पृथ्वीराज रासो का। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बिसल देव रासो, ये गलत लिखा है, बिसल देव रासो है, मिलती है। और इसकी भाषा समय अनुसार बदलती रहती है, मतलब इसमें भाषा जो है वह अपने समय के अनुसार जो है वह बदलती रहती है। ठीक, अब हम रासो ग्रंथ देखेंगे कि कौन कौन से रासो ग्रंथ हुए और उनकी चर्चा करते हैं। रासो ग्रंथ में पहला आता है हमारा खुमान रासो, संवत 810 से 1000 ईस्वी के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए, जिसे कर्नल टाड ने एक समझ उस समय विस्तार से वर्णन किया। नीचे उसका तो है थोड़ा उदाहरण दिया जा रहा है।
काल भोज यानी के पीछे खुमान गद्दी पर बैठा था, जिसके समय में बगदाद के खिलाफ हुमायूं ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। इसकी सहायता के लिए कई राजा आए और इनसे चित्तौड़ की रक्षा की। खुमान ने 24 युद्ध किए और विक्रम संवत 1859 से 1893 तक राज किया। यह समस्त वर्णन दलपति विजय नामक किसी कवि के चरित्र खुमान रासो के आधार पर लिखा गया है। तो ये जो दलपति विजय जो है, यह खुमान रासो इनकी रचना है, दलपति विजय जी की। आगे देखेंगे हम बिसल देव रासो। बिसल देव रासो दलपति नल्ला जी द्वारा लिखा गया है। यह विग्रह चतुर्थ उपनाम बिसल देव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि थे। इसने बिसल देव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा, जो वीर गीत के रूप में है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि 100 पृष्ठों में लिखा गया है बिसल देव रासो। आगे देखेंगे बिसल देव रासो में 4 खंड पाए जाते हैं। यह लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। ठीक, इसकी कथा का सार नीचे पढ़ते हैं। तो खंड 1 में जो है वो ये बताया गया है कि मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के संभार के बिसलदेव का विवाह हुआ। ठीक है, फिर बिसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना, यह दूसरे खंड में बताया गया है। और तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा बिसलदेव का उड़ीसा से लौट आना, ये हमारे तीसरे खंड में बताया गया है। और चौथे खंड में बताया गया है कि भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले आना तथा बिसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस कदाचित आभास मात्र है। आगे देखेंगे चंद्रप्रदायी। अब जब हम जो चीज़ पढ़ेंगे हम वो सारी आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है चंद्रप्रदायी। चंद्रप्रदायी ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रासो के अनुसार भट्ट जाति के जागत नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वज की भूमि पंजाब थी, जहाँ लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनका और महाराज पृथ्वी का जन्म एक ही दिन हुआ और मृत्यु भी एक ही दिन हुई, ऐसा माना जाता है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत लंबा ग्रंथ है, जिसमें 69 सर्ग यानी समय या अध्याय है। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीर कवि ज्यानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो पूरा नहीं मिलता। चंद ने पृथ्वी के जन्मकाल के में दिल्ली गोद जाना 1122 में, कन्नौज जाना 1151 में और गोरी से युद्ध 1158 में लिखा है। ये किसने लिखा है? चंद्रप्रदायी ने लिखा है। पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम से कोई कवि था या नहीं? पृथ्वीराज विजय के कर्ता ज्यानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भट्ट या बंदीराज नाम का पृथ्वी सहन लिखा है। चंद का नाम उसमें कहीं भी नहीं है।
तो आपने इसमें देखा कि जो पृथ्वीराज रासो जो है वह चंद्रप्रदाय ने लिखी, लेकिन जो पृथ्वी विजय जो है वो जो ज्यानिक लिखी है उसमें चंद्र का कहीं नामो निशान नहीं है, उनका नाम भी नहीं आता है। आगे देखेंगे हम, पृथ्वीराज ने नागौर नगर बसाया था और वही बहुत सी भूमि चंद्र को दी थी। शास्त्री जी महोपाध्याय पंडित हर प्रसाद शास्त्री का कहना है कि मैं अब तक चंद्र के वंश रहते हैं। मतलब जो पृथ्वीराज ने नागौर नगर बसाया था वहाँ पे चंद्र जो है चंद्रप्रदाय जो है उनको भूमि दी थी, वहाँ अब तक चंद्र के वंशज रहते हैं। इसी वंशज के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भट्ट से उनकी भेंट हुई। आगे हम पढ़ेंगे फुटकल रचनाएं। इसमें देखेंगे हम आमिर खुसरो। आमिर खुसरो संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये फारसी के बहुत अच्छे कवि थे, ग्रंथकार थे और अपने समय के नाविक कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1379 में हुई। ये बड़े ही विनोद मिलनसारी कवि थे। इनकी पहेली व मुकरिया प्रसिद्ध है। इनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता थी। आगे देखेंगे खुसरो के बारे में। खुसरो को हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषाएं पाई जाती है, ठेठ खड़ी बोली बोलचाल और पहेली मुकरिया, और दो सुखाने में ही मिलती है। यद्यपि इनमें कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहासकार लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रंथ रूप उर्दू निकल पड़ा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था। उसी प्रकार अंग्रेजी का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर का धर्म उपदेशक था। आगे देखेंगे हम विद्यापति जी के बारे में। फुटकल चौक के अंदर विद्यापति जी कहते हैं कि विद्यापति जी की पदावली के कारण वह मैथिल कोकिल कहलाए। ये इनका उपनाम है, मैथिल कोकिल। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली के मागधी से निकलने होने के कारण हिंदी से अलग माना। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उन्होंने जो है बिहारी और मैथिली को अलग माना क्योंकि वह मागधी से निकली हुई है, ऐसा जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है। इनके अधिकतर पद श्रृंगार के हैं, राधा कृष्ण के भक्ति के रूप में नहीं माना जाए। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ थे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।